राज्यपाल ने कहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने पर किया जा रहा विचार, विद्यार्थियों के टीकाकरण के बाद ही लिया जाएगा कोई फैसला। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से की तालिबान पर रुख साफ करने की मांग, दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। चुनावों से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने पर भी दिया बल। और रेल से कटरा पहुंचने वाले मां के श्रद्धालुओं को मिल सकती है राहत, डबल डोज लेने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएगी कोविड जांच से छूट। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी विद्यार्थियों के टीकाकरण के बाद ही इस महीने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को फिर से खोलने पर विचार किया जा रहा है। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी फिर से खोलने की विद्यार्थियों व अभिभावकों की उचित मांग पर विचार कर रही है और इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों का टीकाकरण जरूरी है। तो ऐसे में 18 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों का टीकाकरण होने के उपरांत ही प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को फिर से इसी महीने खोलने पर विचार किया जा सकता है। जो 7 के नाम से कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, उसमें महिलाओं की मेंटरिंग और मार्केट लिंकेज जो प्रोडक्ट वो बना रही हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। और एक लक्ष्य हमने रखा है कि आने वाले 1 वर्ष में 11,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमें बनाने हैं और इससे महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, स्वावलंबी बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी और सामाजिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार से तालिबान पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं, इस पर भारत को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। जम्मू में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कतर में तालिबान और भारत के बीच बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर आतंकी संगठन के साथ बातचीत के हक में नहीं है तो उसे ये बताना होगा कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं। अगर तालिबान आतंकी संगठन है तो उससे बात क्यों की जा रही है और अगर नहीं है तो क्या केंद्र संयुक्त राष्ट्र जाकर इसे आतंकी संगठन की सूची में हटवा देगा। उमर ने यह भी सवाल किया कि यहां तालिबान अगर आतंकी संगठन नहीं है तो फिर उसके बैंक खाते सील क्यों किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा विधानसभा चुनावों में उतरने के संबंधी सवाल पर भी उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी सदन के पटल पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का ऐलान कर चुके हैं तो फिर यहां नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। Either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. Is the Taliban a terror organization? If it is not, will you move in the United Nations to have it delisted as a terror organization? Because right now you are presiding over the United Nations Security Council. If it is a terror organization, then how do you distinguish between Taliban and other terror groups? If it is not a terror organization, then please move in the United Nations to have it removed from that list of terror organizations. Let their bank accounts start functioning and let's not treat them differently. But you can't have different yardsticks for different organizations. If they are a terror organization, why are you talking to them? If they are not a terror organization, why are you banning their bank accounts? Why are you not recognizing their government? Make up your mind what it is. I am not the decision maker. हम तो 2019 में इलेक्शन की तैयारी करके बैठे हुए थे क्योंकि तब तक हमारा असेंबली जो है वो ख़त्म किया गया है। जब इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराना चाहे करे, हमारा तो सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन से पहले हमें स्टेटहुड वापस कर दीजिए। बाकी लड़ाइयाँ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे, चाहे वो मुझे खत्म करने दीजिए ना, चाहे वो 370 को लेके हो, चाहे जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसकी लड़ाई जो है हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। लेकिन जहां मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के होम मिनिस्टर सबों ने पार्लियामेंट में कमिट किया है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड वापस किया जाएगा, हम तो कहते हैं ना अब नेक काम में देरी क्यों। आप इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का ऐलान करिए, जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड रिस्टोर करिए,
और शौक से इलेक्शन कराइए। तो जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में प्रशासन द्वारा जारी किया गया आदेश धर्मनगरी कटरा में भी लागू हो सकता है। तो रियासी के डीसी चरणदीप सिंह ने बताया कि इस बाबत संबंधी अधिकारियों को भी बातचीत करके यहां पर पूरी जानकारी दी जा रही है, उनसे बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लखनपुर से ही इस और दाखिल होने वाले उन लोगों को कोविड जांच में छूट दे दी है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों यहां डोज लगा ली है। तो कटरा दौरे पर पहुंचे डीसी ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रेल के जरिए पहुंचने वाले उन श्रद्धालुओं को भी कोविड जांच से छूट देने पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने कोविड वैक्सीन को लगा लिया है, यानी डबल डोज जिसकी पूरी हो गई है उसे पूरी तरह से जांच नहीं करवानी होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिलते ही कटरा रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले डीसी ने कटरा की बाजारों में फूल और चॉकलेट देकर उन लोगों का आभार जताया और उन्हें कोविड चैंपियन का नाम दिया जिन्होंने मास्क पहनकर रखे थे। मास्क पहने हुए हैं, दे आर कोविड चैंपियन। और इनफैक्ट हमने एक सिंबॉलिक रखा था कि क्या आप कोविड एडिक्ट तो नहीं है कहीं, तो वी वर जस्ट सिंबॉलिकली कन्वेइंग कि ऐसा तो नहीं कि आप मास्क नहीं पहनना चाहते और आप कोविड एडिक्ट बनना चाहते हो। आपने देखा कि मेजॉरिटी जो था जो हमें पब्लिक रास्ते में मिले हैं उन्होंने तो मास्क पहना हुआ था। जिन्होंने नहीं पहना था हमने उनसे एक तो रिक्वेस्ट कर दी कि आप मास्क पहन के रखिए, और जो भी आपके संगी साथी यहाँ पे आए हुए हैं या दाएं बाएं कहीं पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि वो भी मास्क पहन के रखें। जो भी कोविड प्रोटोकॉल है अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके रखें। आप लोगों ने सबने देखा कि एक अच्छा एक रिस्पांस भी हमने देखा, बच्चों की तरफ से भी हमने देखा कि उन्होंने मास्क पहने हुए थे और हमने उनको एक डिक्लेयर किया कि वो कोविड चैंपियंस हैं, जो छोटा मोटा हम उनको दे सकते थे। वी जस्ट अप्रिशिएटेड कि उन्होंने ये किया है। तो ओवरऑल एक कैंपेन जो है सिंबॉलिक है, एक मैसेज है पब्लिक को कि अभी कोविड नहीं गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि आने वाले दिनों में हम अगर देखेंगे कि लोग SOP फॉलो नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी करेंगे हम कोविड प्रोटोकॉल। तो जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों के डीसी और SSP द्वारा मंगलवार को प्रेस वार्ताओं में दी गई चेतावनी के बावजूद भी कई जिलों के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चेतावनी के बावजूद कठुआ और सांबा के 6 इंच के मास्क का इस्तेमाल जरूरी नहीं समझ रहे हैं लोग, और जिनके खिलाफ अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज सांबा और कठुआ में ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का डंडा चलता हुआ नजर आया और ताबड़तोड़ चालान भी काटे गए। खास बात यह है कि मास्क न पहनने की वजह पूछने पर लोग यहां अजीबोगरीब तर्क देने से बाज नहीं आए। हालांकि पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। और तो और बाजारों में भी यहां 2 गज की तो क्या 1 इंच की दूरी का भी पालन करने में लोगों की संजीदगी नजर नहीं आई। अकॉर्डिंगली अक्टूबर में जो है 3rd जो वेव है उसके आने की पूरी आशंका है। उसके तहत यूटी गवर्नमेंट ने ये पहले डिसाइड किया हुआ है कि हम इसको 1 महीना पहले ही लोगों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका जो पालन करना हमें ये अनिवार्य है। उसके तहत आज हमने टीम्स बनाई हुई हैं, जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो बाजारों का औचक दौरा करेंगी, रेस्टोरेंट्स में जाएंगी, होटल्स में जाएंगी, ताकि लोगों को ये एक अवेयरनेस हो कि अभी कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है और ये फिर से वापस आ रहा है। तो हमें जो चलान है या ये तो एक इसकी प्रक्रिया है कि चलान करना, उससे एक डेटर्स आती है कि लोगों को थोड़ा डर बैठेगा कि चलान होंगे तो हम मास्क पहनना ज़रूरी होगा, तो भी चलान हमारे नहीं होंगे। और साथ में जो भीड़ भाड़ वाली जगह है या इकट्ठे लोग जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसका भी हमें पालन करना होगा। तो विकलांग छात्र ट्रस्ट की ओर से नगरपालिका आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय आंखों के मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और इस मौके पर पूर्व मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने इस कैंप का उद्घाटन किया। और कैंप के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कई लोगों की आंखों की जांच की और उन्हें इनकी देखभाल के लिए जरूरी परामर्श दिए। भाजपा के जिला प्रधान हरभजन सिंह व डीडीसी सदस्य घारूराम भगत भी इस मौके पर मौजूद थे। किया गया, मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने ऐसी सोच और समाज की सेवा करने का कार्य लिया हुआ है। और हम सब म्यूनसिपलिटी का भी धन्यवाद करते हैं कि जिनके मन में ऐसी सोच है कि हमारे शहर के इस इलाके में जिन लोगों को इस आंखों का इलाज का फ़ायदा मिले। जिस तरह कहा गया है कि सारे शरीर के अंग जरूरी होते हैं, लेकिन आंखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे सारा संसार और
देख सकते हैं। इसलिए मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी सोच इनके मन में है कि अपने शहर के इन लोगों को आंखों का इलाज मुफ्त में अपने ही शहर में बैठे इनको मिल सके, इसके लिए आज का जो कैंप का आयोजन किया है। इन सब के सहयोग से जो कैंप लगा है उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनने ये कैंप आयोजन इस आरएसपुरा में लगाया ताकि हमारे लोगों को इसका फ़ायदा मिले। एग्जामिन करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये जो विकलांग छात्रा ट्रस्ट अखनूर को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा और ख़ासकर ईओ साहब ने ये प्रयास किया और म्यूनसिपैलिटी ने इसको स्पॉन्सर करके जहाँ पे ये जो आंखों का फ्री मेडिकल कैंप जहाँ पे लगवाया है तो बहुत ही सराहनीय कदम है। जहाँ हम म्यूनसिपैलिटी सफाई को सुचारू करने के लिए काम करती है, अनेक तरह के जहाँ पे काम किए जा रहे हैं, बस स्टैंड को बनाना, कहीं जहाँ पे स्टैचू लगवाना, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो आने वाले टाइम में बहुत सी उपलब्धियाँ और भी हुई हैं। वहाँ हम अपने समाज के सेहत का भी ख्याल रखते हुए आज जो जहाँ पे आइस मेडिकल कैंप लगाया है तो म्यूनसिपैलिटी ने स्पॉन्सर करके और ख़ास करके म्यूनसिपैलिटी को तो मुबारकबाद बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके वो जो ट्रस्ट है विकलांग छात्रा ट्रस्ट अखनूर को उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारक है कि उन्होंने समाज में ये लोगों का जो सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है। हम ईश्वर से सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का शिकार हो चुके रामगढ़ के कौलपुर गांव के 2 युवकों के अभिभावकों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में इन युवकों से 21 लाख रुपए ठग लिए गए थे और 9 महीने पहले रामगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाए जाने के बावजूद भी एजेंट अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इन दोनों युवकों के पिता करनैल सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके बेटों से ठगी करने वालों में से एक सेना में तैनात है जबकि 2 जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ तैनात हैं। जैकलाई सेंटर में क्या नाम है, नजीर अहमद जैकलाई सेंटर में जो मुतसर है वो बोलते एसपीओ है, पुलिस में है वो भी पुलिस में है। जो जोगिंदर कुमार है वो भी एसपीओ है पुलिस में। ये तीनों इनकी गैंग है, हमें तो पता नहीं था। तो जब गए तो बाद में पैसे लेकर तो पैसे अब ना फोन उठाते ना कुछ करते। कंप्लेन की थी हमने, गए थे एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने लिखा भी हाँ ठीक है, भी इन्होंने तो पूरा इनके पास डाटा बाया डाटा है, इतने पैसे दिए, जाओ एसएचओ के पास। एसएचओ के पास गए थे, उधर रिपोर्ट करो, उधर रिपोर्ट की एसएचओ इंद्रपाल सिंह से। तो जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में बुधवार को दोबारा शुरू किए गए ब्लॉक दिवस की कड़ी के तहत सांबा के बारी ब्राह्मणा में आज ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया और इस जिले के एडीसी सूरमचंद की अगुवाई में यहां आयोजित ब्लॉक दिवस में 4 ब्लॉक के लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी गई और ज्यादातर का हल मौके पर ही कर दिया गया, जबकि कुछ को सुलझाने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। एडीसी ने उम्मीद जताई है कि ब्लॉक दिवस लोगों के लिए फलदायक साबित होंगे और इनमें आवाम से जुड़े सभी मुद्दों का हल हो पाएगा। तो ज़्यादातर जो मुद्दे हैं वो ऑफिसर्स भी आए थे, ऑन स्पॉट उनको हल किया गया है। कईयों को जो नहीं हो सके हैं उनको हमने बोला है कि हमें एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आप पीआरआईज़ को जो लोकल लोग थे उनको बोला है कि आप हमें लिखित रूप में दे दीजिए, तो आपका मैटर जो है हम वो सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर मुद्दे हमने यहीं पे सॉल्व किए और ऑफिसर जो थे उन्होंने उनके बखूबी जो है उनका जवाब भी दिया है और मैंने इनको सख्त हिदायत दी हैं इनको ऑफिसर्स को लाइन डिपार्टमेंट के कि इनका जो है टॉप प्रायोरिटी भी होना चाहिए। मेनली जो ज़्यादा होता है जैसे कि होता है जो बेसिक मुद्दा होता है वो बिजली पानी और सड़क का होता है, उसके बारे में ज़्यादा शिकायत थी। कुछ रेवेन्यू के पर्टेनिंग भी थी, वो मैंने डीसी अपने मेरे साथ मैडम तहसीलदार बैठी हुई हैं और जो वीडियो के पर्टेनिंग था वो वीडियो साहब भी बैठे, उनको भी बोला है। तो कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम आएँ तो हमें ये ना देखना पड़े कि काम नहीं लोगों के हुए। तो राशन की किल्लत से जूझ रहे कठुआ के घाटी गांव के लोगों के एक शिष्टमंडल ने आज जिले के डीसी से मुलाकात कर उन्हें इस मुद्दे से अवगत करवाया। लोगों का कहना था कि उन्हें पिछले करीब 8 महीने से राशन का एक दाना भी नहीं मिल पाया है, जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। इन लोगों ने बीपीएल राशन में भी धांधलियों का आरोप लगाते हुए इनकी जांच कराने की मांग की। कि राशन वाले देन आंदे ना, वो मतलब एक दिन आंदे ना, वो 2 ਜਾਂ 4 घंटे सिर्फ राशन देइयै चली जाते हैं। साढ़े उपर बड़े नाल इलाका है, पलोड़ी पलेर दौलता, मतलब असीं आखने कि जिहड़ा राशन है उपर
बड़े नाल होना चाहिए, एक घाटी होना चाहिए, एक बड़े नाल होना चाहिए। साड़ी इ'यै डिमांड है, क्योंकि ये 8-8 महीने होई जाने, पुछ लो 8-8 10-10 महीने होई राशन थ्होए दा। कन्नै इक गल्ल होर, कन्नै जेह्ड़े राशन कार्ड बनाए BPL वो मतलब इ'नें अपनी मर्जी ने कट्टा दे न। ओह् पॉलिटिक्स है जां केह् चीज़ है सानूं इस गल्ल दा पता, मतलब ओह् भी जल्दी कोला जल्दी कम्म होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर देश की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया है और कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 70 वर्षों में अर्जित की गई 70 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को केंद्र की मोदी सरकार महज 6 लाख करोड़ की अपने चहीतों के हवाले कर रही है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाते हुए कहा कि देश की पूर्व सरकारों ने कभी भी निजीकरण का फैसला नहीं लिया था। इससे विडंबना ही कहा जाएगा कि मौजूदा सरकार ने अब देश की संपत्ति की दुनिया के बाजारों में सेल लगा दी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। मोदी जी का नया जुमला है मोनेटाइजेशन। मोदी का भौतिकीकरण 60 लाख करोड़ की संपत्ति देश की जो 70 वर्षों में अर्जित की गई है, उसे 6 लाख में ये अपने कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देशव्यापी इसमें इसलिए लड़ाई लड़ रही है कि देश के विगत सरकारों के द्वारा जो नीति तैयार की गई थी प्राइवेटाइजेशन का, उस प्राइवेटाइजेशन में जनता से जुड़े हुए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और पब्लिक सेक्टर को बेचने का हमने फैसला नहीं लिया। मोदी जी उसको ताक पे रख के और दुनिया के बाजार में सेल लगा दिया है हिंदुस्तान के संपत्ति में। इसके खिलाफ आज हम तमाम जम्मू कश्मीर के नेता आज यहाँ आपके बीच हैं। तो सांबा के बाद अब जम्मू जिले में भी चोरों का आतंक लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है और जम्मू के साथ सटे बिश्नहा इलाके से रेहाल गांव में भी चोरों ने बीती रात 1 नहीं और 2 नहीं बल्कि 3 दुकानों में सेंध लगाकर वहां से माल उड़ा लिया और पीड़ितों को आज सुबह इसकी जानकारी तब मिली जब वो अपना पूरा कारोबार यहां खोलने पहुंचे हैं और अपना जब कारोबार खोला है तो वहां पर देखते हुए मंजर कुछ और ही था। बहरहाल पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस इलाके में स्थायी नाका स्थापित करने की मांग की ताकि असामाजिक तत्वों के मंसूबों पर रोक लगाई जा सके। दुकान खोली ते अंदर दिखा जरा गला हा ते त्रोड़ी ओड़े उन्हें समझ गले दा लाक टुटे दा अंदर कोली पेदी पैसे सिक्के पेदे 10 वाले 5 वाले 2 वाले उनके पता किन्ना जिन्ना भी है 600-700 रुपये जो भी होगा वो ले गए ते जेह्ड़ा इ'यां कैश है चलो किन्ना के नुकसान पेई गेआ किन्ने के पैसे ले गए कोई अबाउट 2000-2500-2000-3000 दे विच नुकसान होई गेदा। हुन पुलिस आई दी ही इत्थे पुलिस आई दी पुलिस उ'नें CCTV कैमरे लगे दे ने उधर कैंटीन दे कन्नै लाए दे कैमरे च उ'नें कैमरे च दिक्खेआ सामने जेह्ड़ी दुकान है ते इधर भी उ'नें कोशिश की चोरी करने की उहदे फोटो आई गेदे ने लेकिन उंदा फेस चली कंट्रोल नहीं है भी पता नहीं चला है। हुन केह् मांग करते हो तुस? हुन ते मांग है कि इत्थे समझी लै कि चौकीदार रखी जाए। उन्हें SHO भी बोला है कि नहीं मैं बोलिया कि इत्थे एक चौकी बनाई जाए क्योंकि रियाल वो इ'यां बोला दे कि रियाल इ'यां मेन च आंदा है रियाल द्वारा होर भी ग्रां इ'यां आई जंदे ने इत्थे चौकी बनाई जाए क्योंकि इहदे कन्नै केह् होगी समझ लै कि इ'नें भी खौफ होई जाओ थोड़ा ते नाका लगी जा इत्थे समझ लै चौकी बनी जाए इहदे कन्नै चलो इंदा खौफ घट गया। होर भी अग्गे दुकान है उत्थे भी चोरी होई है। तो उधमपुर में भी 3 बेटियों की मां का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से झूलता मिलने से सनसनी फैल गई। मामला जिले की बांगरी इलाके का है जहां महिला का शव पेड़ से झूलता मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक महिला का यह मायका पक्ष हालांकि इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है और आपको ये भी बताते चलें कि उसने इस हत्या को करार दे दिया है कि ये हत्या हुई है। क्या आरोप लगाए गए हैं मृतका के मायके पक्ष की तरफ से वो आपको चलिए दिखा देते हैं। इन लोगों ने 13 साल से दीदी को टार्चर करते आ रहे थे और डेली ड्रिंक करके जे मारते रहते थे और इन लोगों ने जब उनकी हत्या की 2-3 दिन पहले अब पिछली रात को तो इन लोगों ने उस उधर से मार के शव उठाया और उस दरख्त पे ला के लटका दिया और इन लोगों ने हम लोगों को सुनाना जरूरी भी नहीं समझा। आज तक इन लोगों ने फ़ोन नहीं किया कि आपकी सिस्टर की डेथ हो गई है जहाँ की आपका भी कोई था उस रिश्ता था उसके साथ, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और आज भी वो अंदर पड़ी हुई हैं। उनके शव को देखा जाए तो इतने ज़्यादा उनके शरीर पे जख्म हैं
कि हद से ज़्यादा राड़ लगाई गई है, गर्म करके लगाई है या कैसे लगाई है, इधर से भी लगाई है और पूरे शरीर पे उन्होंने राड़ लगाई है, टांगों पे राड़ लगाई है, इधर से इधर तक पूरी राड़ लगाई है। और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये मर्डर किया है इन्होंने और मर्डर करके इसको लटकाया गया था। जिस लड़की को मैं उसका मामा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपको कि इसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ताकि आगे भी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपने एसपी से भी मैडम से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए एनसीसी कैडेट्स ने आज रक्तदान कर अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। एनसीसी के लड़कों की दूसरी बटालियन द्वारा जम्मू के जीएमसी अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 120 कैडेट्स ने ये जिम्मेदारी निभाई। पहली बात हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि एनसीसी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट आज एक अपने मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है। हमारे अराउंड 120 बच्चे यहाँ पर वॉलंटियर बच्चे ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं और मैं आपके माध्यम से सबको अश्योर करना चाहता हूँ कि नॉट ओनली फॉर ब्लड डोनेशन, फॉर एवरीथिंग आवर कैडेट्स आर रेडी। हम एनसीसी में यूथ से डील करते हैं, तो हम भी अपने एनसीसी की एक्टिविटीज़ के द्वारा कई कैंपेन्स इस प्रकार की चलाते हैं ताकि बच्चे नशा मुक्त रहें और ना सिर्फ हमारे ओन कैडेट्स बल्कि उनके पीयर ग्रुप्स और उनकी फैमिलीज भी नशा मुक्त रहें। तो डोडा के दूरदराज के एक गांव में रहने वाले एक गुज्जर परिवार ने इंसाफ के लिए आज जिले के डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहारा के धरियोट इलाके के ये लोग हैं और इस परिवार के सदस्यों का आरोप है कि आज से करीब 1 दशक पहले उनकी 80 कनाल जमीन किसी ने हथिया ली थी और तब से वो इंसाफ के लिए दरबदर भटक रहे हैं। इन लोगों का यह साथ कहारा के डीडीसी सदस्य महराज मलिक ने भी दिया और वह भी इन लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। और इस गुज्जर परिवार का कहना है कि उसके पास सिर छिपाने की भी जगह नहीं है, छत नहीं है, लिहाजा डोडा प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें इंसाफ दिलाया जाना चाहिए। मांग के लागी हम मजदूर के दिहाड़ी लगाते हैं, खाते हैं, रोडों के किनारे रहते हैं, हमारी सुनाई होती नहीं। मेरी माँ जाती है, हम छोटे छोटे मांग के लाती थी, कैद लाने जाती थी, इसको बोलती है पागल है। जिसके पास भी जाए हमारी फरियाद कोई सुनता नहीं था। हम थोड़े बड़े हुए, माँ को पूछा, बोलता ऐसे ऐसे हुआ। जब हम आए अभी धमकी देते आप जैसे कहीं आए, हम जानते आप जैसे कहीं आए कहीं गए, ऐसे बोलते। हम यही कहना चाहते हैं जनाब, हमारा हक चाहिए अपना। हम चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।